हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नुदरत बड़ी शौकीन मिजाज औरत थी, मगर उसकी बेटी उज़्मा इस जैसी ना थी। वो बहुत सीधी सादी लड़की थी। मेरे साथ इसकी दोस्ती हो गई, तभी इसकी खातिर नुदरत आंटी के घर जाया करती, क्योंकि हम एक क्लास में थे। उज़्मा के वालिद का नाम वलीद था। हम उनको वलीद अंकल कहा करते। वो बहुत नेक नियत और अच्छे दिल के इंसान थे। एक अरसा से हमारे पड़ोस में आबाद थे। बाबा की अंकल वलीद से अच्छी दोस्ती थी। जब फारग वक्त मिलता, वे दोनों हमारी बैठक में शतरंज की बाजी लगाते और चाय का लुत्फ भी उठाते। आंटी नुदरत अपने शौहर से कुछ मुख्तलिफ मिजाज की थी। वो खुद को बना संवार कर रखती और घूमने फिरने की शौकीन थी। 4 बच्चों की माँ थी, फिर भी गैर शादीशुदा लगती थी। लड़कियों में मिल बैठती तो लड़कियों के जैसी नजर आती। ताहम अपने बच्चों का ख्याल भी करती, इनको साफ सुथरा रखती। खास तौर पर उज़्मा पर तवज्जो देती थी। उज़्मा हंसमुख लड़की थी। कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही थी कि वो दिखी रहने लगी है। खेलने और पढ़ने में भी दिलचस्पी नहीं लेती। एक दिन मैंने पूछा, उज़्मा क्या बात है, घर में कोई मसला है? उसने कहा, आजकल अम्मा बाबा में लड़ाई होती है, तभी हम बहन भाई परेशान रहते हैं। एक दिन मैंने अम्मा को कहते सुना, खुदा जाने नुदरत के घर को किसकी नजर लग गई है। अच्छा भला हंसता बसता घर तबाह हो रहा है। किसी घर में भी रोज की लड़ाई अच्छी नहीं होती। देख लेना नताशा, जरूर कुछ ना कुछ होकर रहेगा। होनी होकर रहती है। नुदरत आंटी और वलीद अंकल का झगड़ा रंग ले आया। वलीद अंकल अच्छे खानदान से थे। एक महकमे में छोटे ऑफिसर थे। तनख्वाह बस मुनासिब थी। दियानतदार थे, रिश्वत नहीं लेते थे। रिस्क हलाल पर गुजारा था, लेकिन उनकी बेगम शुरू से ही तेज तर्रार खातून थी। वो जेवर बेच कर फैशन के कपड़े और मेकअप का सामान खरीद लेती थी। आमदनी से ज्यादा अखराजात की वजह से घर का बजट तहबाला होने लगा। इसके बावजूद आंटी नुदरत की फरमाइशें कम न हुई तो उनके घर में झगड़ा होने लगा। एक रोज ये बुरी खबर सबने सुन ली कि उनके दरमियान तलाक हो गई है। लोग कहते थे नुदरत की गलती है, खुदा जाने किसका कसूर था। सजा तो उनको मिली जिनका इस किस्से में बिल्कुल कसूर न था। उनके 4 बच्चे रिश्तेदारों में बट बटाकर दरबदर हो गए। अंकल वलीद चूंकि रिश्वत की आमदनी से नफरत करते थे, तभी बीवी की नाजायज फरमाइशें पूरी ना कर पाते। हमारे मोहल्ले में नसीर नामी एक शख्स महकमा माल में क्लर्क था। यह भी हमारा पड़ोसी था, लेकिन ऊपर की आमदनी से इसके घर में रुपए पैसे की रेल पेल रहती थी। इसके बीवी बच्चे रुपए उड़ाते और नुमाइशी जिंदगी गुजारते। नसीर की बीवी मदीहा से नुदरत आंटी की दोस्ती हो गई। वो इस औरत पर रश्क करने लगे और उसके रहन सहन की भी। वो भी अपने शौहर से इसी तरह की चीजों का मुतालबा करने लगे जैसी मदीहा के पास होती। अंकल उनको समझाते, खुदा की बंदी, वो आदमी रिश्वत लेता है, मैं नहीं लेता। फिर मैं तुमको क्यों कर सोने की चूड़ियां बनवा कर दे सकता हूँ। मेरी तनख्वाह इन अयाशियों की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। ये बात मगर नुदरत की समझ में नहीं आ सकती थी। वो कहती थी कि नसीर तो तुम्हारे दफ्तर में क्लर्क है और उसकी आमदनी तुमसे कई दर्जे ज्यादा है। आखिर ऐसा क्यों? तुम जरूर अपनी आमदनी हमसे छुपाते हो और कंजूसी से काम लेकर रुपया जमा कर रहे हो। आखिर ऐसी दौलत किस काम की कि बीवी बच्चे बेचारे छोटी छोटी खुशियों को तरसे। बिलाखिर नुदरत ने अपनी काया पलट ली। उनके हाथों में सोने की चूड़ियां और कानों में तलाई बालियां चमचमाने लगे। अब जो शौहर दफ्तर किरा लेते, ये संवर कर अपनी राह लेती और बच्चे बेचारे कसमपुरसी के आलम में फिरते। महल्ले वाले इन तब्दीलियों पर अंगुश्त बादिंदा थे। पहले नसीर खामोश रहे, फिर इस खामोश समंदर में तिलातिम पैदा हुआ। महल्ले वालों ने एहतजाज किया और अंकल का झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। तभी आंटी ने तलाक 2 की रट लगा दी। अंकल बच्चों का ख्याल करके नजरअंदाज करने लगे, लेकिन नुदरत आंटी को आराम न था। बिलाखिर वो तलाक लेकर चली गई। इस दिन उज़्मा बड़ी परेशान थी। वो मेरे कंधे पर सर रखकर बहुत रोई थी। अंकल भी कुछ कम परेशान न थे। मुलाजमत भी करनी थी, बच्चे भी संभालने थे। कुछ दिन उज़्मा की फूफियां बारी बारी आईं, इनके पास रहें, मगर कोई कब तक अपना घर बार छोड़ता है। अब तो बच्चों को रोटी पका कर देने वाला कोई ना था।
मजबूरन अंकल को एक अनोखा फैसला करना पड़ा। उन्होंने बच्चे अपनी बहनों और भाइयों में बांट दिए। बड़ी बेटी को एक बहन ले गई, उज़्मा दूसरी फूफी के घर पहुंचा दी गई, तीसरी लड़की चची के पास और बेटा ताया के घर। अंकल अब खाना होटल से खाते थे और उनके घर में ताला पड़ा रहता था। एक दिन पता चला नुदरत आंटी आई हैं। वो मोहल्ले के एक मुअज़्ज़ज़ शख्स के घर आई थी। ये साहिब पहले भी कई बार उनके झगड़े निपटा चुके थे। उन्होंने भी आंटी से बच्चों को मिलवाने का बंदोबस्त किया था। वो थोड़ी देर के लिए हमारे घर भी आ गई। मैं उनको देखकर हैरान रह गई। आज वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने अम्मा से कहा, मैंने अरमगान साहिब से शादी कर ली है। उनका बनाव सिंगार देखने के काबिल था, कद काठ तो वैसे ही काबिल दीद था। ताहम जिस शख्स से उन्होंने शादी की वो कोई बेहतर इंसान न था। सूरत शक्ल का गया गुजरा और खुदा जाने क्या कारोबार करता था, लेकिन नुदरत आंटी के बनाव सिंगार और कीमती लिबास से अंदाजा होता था कि वाकई दौलतमंद होगा। वो आई को बता रही थी, मैं वलीद के माली हालात से तंग थी। नौकरी करने का सोचकर अरमगान के पास गई थी। उन्होंने मुझको शादी की ऑफर कर दी। मैं तो गुर्बत से निकलने की देरीना आरजू रखती थी। वो मेरी इस देरीना आरजू को पूरा करना चाहते थे। पहले उन्होंने मुझको सोने की चूड़ियां दिलवाएं। कहा कि रकम जब चाहो दे देना, बेशक किस्तों में सुनार को अदा कर देना। मैंने वलीद को ये बात बताई। इनको पसंद ना आई और वो मुझसे बहुत लड़े झगड़े, कहने लगे, जिससे जेवरात लाई हो वापस कर आओ, वरना हम उनकी किस्तें अदा ना कर सकेंगे। बस इस बात पर लड़ाई बढ़ती गई और बात तलाक पर ख़त्म हो गई। आंटी की बात से बहरहाल ये अंदाज़ा हो गया कि वो अंकल से तलाक लेने पर अफसरदा ना थी, बल्कि बहुत खुश थी। उन्हें बच्चों की याद सताती तो भी, लेकिन वो समझती थीं बच्चे कुछ दिनों बाद खुद ब खुद उनके पास आ जाएंगे। अम्मा ने कहा, तुम्हें शादी की ऐसी क्या जल्दी पड़ी थी कि तुमने बच्चों का भी ख्याल ना किया। कहने लगे, मैं क्या करती, मेरे भाई और भाभी मुझे बोझ समझने लगे थे। कब तक उन पर बोझ बनी रहती। घर से कहीं मिलने मिलाने जाती, भाभी को एतराज़ होता। भाई से शिकायत लगाती कि ये खामखा घूमती है, घर में नहीं बैठती। इस पर भाई मेरे घूमने फिरने पर पाबंदियां लगाने लगे। उन्हें मेरे घर से निकलने, पहनने ओढ़ने पर भी एतराज़ था। एक दिन मैंने ज़ेवरात खरीदे। भाई को पता चला। उन्होंने भाई से कहा कि नुदरत से पूछो ये महंगे महंगे ज़ेवरात कहाँ से लाती है। इस बात पर भाई ने बाज़ पर्स की। मुझे बुरा लगा। मैं अरमगान के पास आई तो उन्होंने मुझे कहा, तुम मुझसे शादी कर लो, वरना ज़माना तुमको सुकून से जीने नहीं देगा। सुना है कि जिस आदमी से तुमने शादी की है वो पहले से शादीशुदा था। हाँ, वो शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे भी हैं। इसकी बीवी ने एतराज़ नहीं किया। अम्मा ने सवाल किया। जब मुझसे शादी की खबर उसकी बीवी तक पहुंची, वो रूठ कर मैके चली गई। अब उनके बच्चे भी नाना नानी के पास हैं। आंटी ऐसी बातें करके चली गई। अम्मा को उनकी बातों पर अफसोस हुआ। कहने लगे, अपने 4 बच्चे बर्बाद किए और अरमगान के 3 बच्चे तबाह किए। 2 घर उजाड़ कर फिर एक घर बसाया। अब देखो कि ये घर भी बसा रहता है कि नहीं। अरमगान के बच्चे किसी और शहर में रहते थे। वो बच्चों से मिलने जाते, ये भी साथ जाती। होटल में ठहरती, शॉपिंग करती। तब भी उनको एतराज़ था कि ये अपने बच्चों से मिलने क्यों जाते हैं और उनको खर्च वगैरह भी ज़्यादा देते हैं। 2 साल बाद एक रोज़ हमने सुना कि अरमगान और आंटी नुदरत की बहुत लड़ाई हुई है। ये भी सुना कि अरमगान के पहले ससुर फौत हो गए हैं और उन्होंने वसीयत की है कि मेरी बेटी और उसके बच्चे इस वक्त तक अरमगान के पास नहीं जाएंगे जब तक वो अपनी दूसरी बीवी नुदरत को तलाक नहीं देगा। जब अरमगान अपने बच्चों से मिलने गए, उनके मामू ने ना मिलने दिया कि वालिद की वसीयत यही थी। अरमगान बच्चों से प्यार करता था। उसने आखिरकार अपने बच्चों को हासिल करने के लिए नुदरत को तलाक देने का फैसला कर लिया। एक दिन सबने देखा कि अरमगान ट्रक लाया है और उस पर सामान लोड करवा रहा है। जब सामान लोड हो चुका और वो गाड़ी में बैठने लगा, अचानक नुदरत आए जो शॉपिंग करने गई हुई थी। उन्होंने ये नज़ारा देखा तो शौहर से पूछा कि ये सब क्या है और तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे बताए बगैर सामान समेत। तभी वहां लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया।
लोगों के जमा हो जाने की वजह से अरमगान को हालात संभालना पड़े। इस वक्त तो इसने नुदरत को साथ बिठा लिया और कहा, मैं तुम्हारे ही लिए तो शिफ्टिंग कर रहा हूँ एक नए बंगले में। तुमको इस वजह से ना बताया कि सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन अपने शहर ले जाकर उसको तलाक दे दी और खुद पहली बीवी के घर चला गया। अब नुदरत आंटी की जुर्रत ना थी कि पहली बीवी के घर जाती। वो यकीनन उनको बेइज्जत करके घर से निकाल बाहर करते। कोई चारा न था वापस अपने भाई के घर वापस आ जाने की। एक रोज वालिद साहब एक दोस्त के तवस्सुत से अरमगान के पास गए। पूछा, जब तुमने इसको तलाक ही देनी थी तो शादी क्यों की? इसके बच्चे दरबदर हुए और वो बेचारी बेघर भी हो गई। तुमको इसका आसरा नहीं तोड़ना था। वो ऐसी औरत है जिसकी ख्वाहिशात के समंदर का कोई किनारा नहीं। इसको रोज एक नया जोड़ा चाहिए और जेवरात से इसका दिल नहीं भरता। हफ्ते में 2 बार शॉपिंग करने जरूर जाती है। जब तक रात का खाना होटल से न खाए इसको जीने का लुत्फ नहीं आता। मेरा तो आधा कारोबार उसकी नजर हो चुका है, बाकी आधा रह गया है। इसको बचाना है वरना मैं भी बाकी ना रहूंगा। इस औरत में घरेलू औरत जैसी कोई सिफत नहीं है। अरमगान ने ये बातें कही तो बाबा को और भी अफसोस हुआ। अम्मा कहने लगे, नताशा के बाबा, देखो तो सही, नुदरत को अपने जिगर गोशों का भी ख्याल नहीं आया। कल जब इसके बच्चे जवान होंगे अपनी माँ के बारे क्या सोचेंगे। आप क्यों अरमगान के पास गए? भाड़ में जाए ये दोनों। अम्मा बोले, वलीद मेरा दोस्त है, मुद्दत का पड़ोसी है। मुझसे इसका दुख देखा नहीं जाता, गमज़दा रहता है बच्चों के लिए। सोचा, नुदरत के हालात मालूम करूं, शायद इनके बीच दोबारा सुलह की कोई सूरत निकल आए। अब कहाँ होने लगी सुलह, तलाक हो गई, वो भी नुदरत ने खुद अपनी मर्जी से ली है। अब क्या दोबारा शादी करेगी वलीद से? वालिद साहब अम्मा की बात सुनकर चुपके हो रहे। इस वाक़े को बहुत दिन गुजर गए। फिर एक रोज हम ये देखकर हैरान रह गए कि आंटी आई हैं, बुरी हालत में के पहचानी न जाती थी। मामूली लिबास, बाल भी उलझे हुए, लगता था बहुत दुखी है। अम्मा ने हैरत से देखा, नुदरत ये तुम हो? क्या हो गया है तुम्हें? नताशा की अम्मा, बस न पूछो, कौन सा दुख नहीं है। सच कहूं तो दुनिया में किसी शय की कोई हकीकत नहीं। आज तजुर्बे ने मुझे ये सिखाया है कि दुनिया की दौलत भी मेरे पास हो तो वो मुझे खुशी नहीं दे सकती जो एक माँ को अपने बच्चों को गिले लगाकर हासिल होती है, बशर्ते के शौहर नेक हो। आज नुदरत रास्त पर आ गई है मगर दुनिया की ठोकरें खाकर। अम्मा ने खुश होकर बाबा को आवाज दी, अब उनके दुखों का कुछ मुदावा करो। हम पड़ोसी हैं, आखिर हमारा भी तो कुछ फर्ज है और पड़ोसियों का हक होता है। तुम वलीद को जाकर समझाओ कि वो नुदरत से दोबारा निकाह कर ले ताकि इसके बच्चे फिर से महवर पर आ जाएं। वालिद साहब अम्मा की बात सुनकर दंग रह गए। कुछ देर सोचने के बाद बोले, अच्छा, नुदरत से कहो मैं वलीद से बात करूंगा, शायद वो मुश्किल से मान जाए। वालिद साहब ने अंकल वलीद से बात की। वो कहने लगे, अब ये मेरा मामला नहीं है, वो काफी सियाने हो गए थे। वालिद ने दोबारा कोशिश की, वो टाल मटोल कर गए। कुछ दिनों बाद उज़्मा मुझसे मिलने आई। अब वो काफी समझदार हो गई थी और 7वीं का इम्तिहान दिया था। मैंने पूछा, उज़्मा, क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम्हारी अम्मा और बाबा फिर से एक हो जाएं? तुम्हारा भी एक घर हो जहां तुम सब साथ रहो। वो कहने लगी, बहुत जी चाहता है, क्या बताऊं घर क्या होता है। अपना घर तो जन्नत होता है, लेकिन हमसे तो ये जन्नत कब की दूर हो गई है। दूसरों के घरों में रहने से जो ज़हनी अजियत से गुजरना पड़ता है वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। तो फिर तुम अम्मा को लेकर आओ और तुम सब साथ रहो। ऐसा हो तो सकता है। हाँ, हो तो सकता है, लेकिन चाची और फूफियाँ नहीं मानती। वो बाबा को इस तरफ सोचने ही नहीं दे रही। इनको अम्मा के खिलाफ भड़कती रहती है। अगर मेरे बस में होता तो मैं ज़रूर दोबारा अपने बाबा और अम्मा को मिला देती। हम सब फिर एक जगह हंसते खेलते। वो खलाओं में घूरती हुई बोली, जैसे वहाँ किसी गुमशुदा जन्नत को तलाश कर रही हो। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।